नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये है हमारी MP पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, अंडर 90 T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। थोड़ी सी हम स्प्रिंट हो गई है, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 खेला जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पीएम प्रमाण योजना किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम प्रमाण योजना उर्वरक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लाचेन मठ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लाचेन मठ सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोरुख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों बोरुख का संबंध मध्य एशिया से है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सीटाग्लिप्टिन क्या है? ऑप्शन है जनजातीय समूह, पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह या मधुमेह विरोधी दवा। तो याद रखिएगा, सीटाग्लिप्टिन मधुमेह या डायबिटीज विरोधी दवा होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, सोलुंग उत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 17 सितंबर 2022। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोनियन सेल्विन क्या है? तो याद रखिएगा, पोनियन सेल्विन एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। और साथ ही दोस्तों, पोनियन सेल्विन पर पीएस नामक एक मूवी भी बनी है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है 1924, 1924 में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में निर्मित एक मंदिर जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, वह मंदिर है? तो याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में बना हुआ मंदिर जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, वह है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल जिसे आरपीएफ कहा जाता है, किस वर्ष संघ के एक सशस्त्र बल का दर्जा मिला था? तो दोस्तों याद रखिएगा, आरपीएफ को वर्ष 1985 में सशस्त्र बल का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2015 तक कहां दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक गुजरात राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू कर रही है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी घोषणा की है कि मुख्यमंत्री गौवंश मोबाइल चिकित्सा सेवा शुरू करने जा रही है छत्तीसगढ़ सरकार। अगला प्रश्न है, पहला राज्य मिर्च महोत्सव कहां मनाया गया था? तो याद रखिएगा, पहला राज्य मिर्च महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में कहां दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नागपुर में दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में दही हांडी को किसका दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में दही हांडी को एक खेल का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एक विशाल दबा पार्क बनेगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में एक विशाल दबा पार्क बनेगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा,
गौतम अदानी इसका सही जवाब होगा, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और याद रखिएगा पहले धनी व्यक्ति हैं एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, और हाल ही में एलन मस्क ने ही ट्विटर को भी खरीद लिया है। अगला प्रश्न है, यदि लिबरलाइजेशन को एक कूट भाषा में यह नंबर्स में दिया है तो उसी कूट भाषा में एरेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न में दोस्तों अगर वर्ड को नंबर्स में दिया है तो अगले वर्ड के लिए भी आप नंबर्स से ही बना सकते हैं। जैसे कि ए के स्थान पर इन्होंने दिया है 1 और ई के स्थान पर 5, 1 5, आर के स्थान पर 6, फिर ए के स्थान पर 1, फिर टी के स्थान पर 8 और ओ एन या 70, 1561870, 15618 के बाद 7 है, सॉरी यहां 4 भी आएगा, 8470, 1561870। आई के स्थान पर है 4, ओ के स्थान पर 7 और एन के स्थान पर 0। इस तरह से 1561870 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यह श्रृंखला दी गई है जिसमें नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। तो इस तरह के प्रश्न में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर दिखते हैं तो कोशिश करिएगा सबसे छोटे नंबर के बीच का आप रिलेशन जांचिए। 51 में 153 का रिलेशन देखने को मिल रहा है कि यहां सीधा 3 गुना किया गया है। इसका मतलब है 153 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 51 आएगा। यह क्लियर रिलेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है। इसी तरह आप शुरू के नंबर्स को सॉल्व करके देखते हैं। 4131/3 तो आएगा 1377। यहां आप देख सकते हैं 3 से डिवाइड करने पर 1377 आया। अब आप इसे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 459 पर सीरीज में दिया है 461। इसे भी 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 153 आया, यानी कि 461 की जगह 459 आएगा। तो इसका सही जवाब होगा, गलत पूछा गया था, गलत संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो 461 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इन सब में यही रिलेशन है कि 3 से डिवाइड करने पर अगली संख्या आती है, लेकिन 461 की जगह 459 आया था। और अगर 459 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 153 और 153 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 51 आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कुछ अक्षरों का एक समूह दिया गया है जिसमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उसके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्पों में से दर्शाएं। यानी कि यह शब्द दिया है और इसके यह नंबर है। इन अक्षरों को इस तरह से अरेंज करना है कि एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो इससे क्लियर दिख रहा है कि NUMBER नंबर बन रहा है। अब इसके नंबर अरेंज करते हैं तो 5 1 2 6 3 4 5 1 2 6 3 4 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 5 1 2 6 3 4। इस तरह के प्रश्नों को दोस्तों एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं रहती है। आप तो डायरेक्ट जैसे आप नंबर समझे तो n के बाद 5 आया तो पहला मिला लीजिएगा, उसके बाद 1 2 और फिर लास्ट मिलाइएगा तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यह थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं तो कोशिश करिएगा कि कितने जल्दी इनको सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। इनको हल किया गया है और इसको नहीं किया है तो इसका उत्तर ज्ञात करना है। इसमें आप क्लियर देख सकते हैं कि इस स्टार साइन की जगह पर आपको किसी तरह से कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसी को बस अरेंज करना है, रीअरेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले वाले को लिखा है बीच में, इसमें भी पहले वाले को लिखा है बीच में,
तो सबसे पहले इस वाले में लिखेंगे तो सबसे बीच में आएगा 9, उसके बाद सेकंड वाले को लिखा है लास्ट में, इसमें भी सेकंड पे 2 है जिसे लिखा है लास्ट में, तो इस पर सेकंड में 7 है तो ये आएगा लास्ट में, और लास्ट वाला सभी में लिखा है 3 यहाँ फर्स्ट में, यहाँ लास्ट में 2 है, यहाँ फर्स्ट में, तो यहाँ लास्ट में 5 है तो यहाँ ये फर्स्ट में आएगा। 597 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी 597। अगला प्रश्न है, यदि रिपब्लिक को एक कूट भाषा में CRIELPBU लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर दोस्तों तीनों आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं और शुरू के जो 2 दिए हैं इसमें आप देखिएगा कि सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज की गई है वर्ड्स की, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो इसी प्रकार आप सेकंड वाले को भी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें देख सकते हैं सी सबसे लास्ट में है और कूट भाषा में सी सबसे पहले है, तो इस वाले में भी सबसे लास्ट में जो ए है उसे आप सबसे पहले लिखिएगा। फिर आर है तो इसमें सेकंड नंबर पर आर दिया है, फर्स्ट वाला सेकंड नंबर पर, तो ए के बाद आएगा सी, फिर सेकंड लास्ट वाला आया है थर्ड नंबर पर, सेकंड लास्ट है इसमें टी, फिर आगे से सेकंड वाला है फोर्थ नंबर पे, इसमें आया टी यू। अंदाजा आप ऑप्शन से इसी से लगा सकते हैं, ACTU पहले वाले बस में दिया है तो ए इसका सही जवाब है, बाकी इसके आगे का भी करके देख लीजिएगा। पीछे से तीसरे नंबर का दिया है इन्होंने 5वें नंबर पे, पीछे तीसरा है इसमें टी, फिर स्टार्टिंग से तीसरा है पी जिसे पीछे से सेकंड पर लिखा है, तो स्टार्टिंग से तीसरा है इसमें एल, फिर यू, और फिर यह बीच वाला सी, इसमें यू जो कि लास्ट में लिखा गया है। इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आप 10 से 12 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे और आप देखिएगा कि प्रश्न को देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग अंतराल क्रमशः 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 हो तो प्रथम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी होगी। उच्च सीमा निकालना है तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, 20 माइनस 19 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो वर्ग अंतराल आएगा 9.5 से 19.5, इसी तरह से 19.5 से 29.5, लेकिन इन्होंने पूछा है प्रथम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा जो कि है 19.5 उच्च सीमा पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यह इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है यह किसके बराबर है, यानी इसे सॉल्व करना है। 99 1/7, 99 2/7, यह दिया है इन्होंने 6/7 तक, तो सबसे पहले तो 99 इंटू 6 निकाल लेंगे बाहर, 99 6 बार दिया गया है तो 99 इंटू 6 आ गया बाहर। अब अंदर बचा 1/7, 2/7, 3/7 से लेके 6/7 तक। ये ऐसा आया कि 99 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 99 इंटू 6 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और प्लस 6/7। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 594 प्लस, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 7 और ऊपर आएगा 6 4 10 और 10 20 और 1 21, 21/7 यानी कि 3 बचेगा। 594 प्लस 3 तो हो जाएगा 597, जो कि आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 597 के बराबर है अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स पूछा गया है, इनवर्स का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले तो मान लीजिए वह संख्या है x एवं y, अब दोनों का योगफल है 8 यानी कि x प्लस y की वैल्यू दी है उन्होंने 8 और गुणनफल है 15 यानी कि x
इंटू वाई की वैल्यू है 15। अब इनवर्स पूछा गया है तो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा 8/15। 1/x और 1/y की वैल्यू चाहिए है, तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो बनता है 1/y प्लस 1/x, और इसकी वैल्यू ये 8/15 है, और यही आंसर होगा आपका। इनवर्स पूछा था यानी कि 1/y और 1/x की वैल्यू पूछी थी, तो 8/15 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, 8/15। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योगफल 84 है तथा उनका मासा यानी कि HCF 12 है, ऐसी संख्याओं के कुल कितने युग्मों की संख्याएं होंगी? युग्म की संख्याएं बताना है। तो सबसे पहले तो HCF अगर 12 दिया है तो संख्याएं मान लीजिएगा 12A और 12B, और इन दोनों का सम दिया है 84, तो A प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 12 पहुंच जाएगा उस तरफ 84/12 मतलब 7। A प्लस बी की वैल्यू है 7, और इस इक्वेशन में 12A प्लस 12B बराबर दिया है 84, यानी कि A और B की वैल्यू रखना है। तो 7 को किस तरह से तोड़ेंगे? एक हो जाएगा 1 + 6, एक हो जाएगा 3 + 4 और 5 + 2। इस तरह से यह 3 युग्म बने जिनसे 7 बन सकता है। अब अगर आपको संख्या भी ज्ञात करना है तो यहाँ आप 12 रख के देख लीजिएगा, या A और B की वैल्यू की जगह पे इन्हें रख के देखिएगा। जैसे आएगा 12 और 12 6 जा 72। इसी तरह से 3 के स्थान पे 4 के स्थान पे A और B की वैल्यू है ये, तो आ जाएगा 36 और 48। फिर आ जाएगा 12 पंचे 60 और 12 दूनी 24। इस तरह से यह 3 युग्म बने। पूछा गया था युग्मों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या होगी 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और अगर युग्म पूछे जाए तो ये अपने निकाल लिए हैं। इसमें और भी तरह के प्रश्न बनते हैं, कई बार आपको इनका सम पूछ लिया जाता है, कई बार इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस वाई की वैल्यू 2 है तथा x² प्लस y² बराबर 20 है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा? इस तरह के काफी प्रश्न है दोस्तों, ग्रुप 2, 3 एवं 4 के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेते। x माइनस वाई बराबर 2 दिया है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करके इसे सॉल्व करते हैं, तो आएगा x² प्लस y² माइनस 2xy, और इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ 2 दिया था तो उसका भी स्क्वायर होगा, दोनों तरफ किया जाता है, तो हो जाएगा 4। अब x² प्लस y² की दी गई है वैल्यू 20, इधर रख देंगे 20। 20 माइनस 2xy बराबर 4। इसको इस तरफ करेंगे तो आ जाएगा 2xy बराबर 20 माइनस 4 16। अपने पास आ गई 2xy की वैल्यू 16। अब करते हैं सेकंड, इसको सॉल्व, सॉरी इसको सॉल्व, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है x² प्लस y² प्लस 2xy बराबर था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब 2xy की अपने पास वैल्यू है 16, तो x² प्लस y² प्लस 16, और x² प्लस y² की वैल्यू थी अपने पास गिवन क्वेश्चन में 20, ये दी थी x² प्लस y² की 20, तो x² प्लस y² की जगह लिख देंगे अपन 20। और इक्वल टू में था x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसकी अपन को वैल्यू निकालना थी, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 16 36 36 x प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा 36। अगला प्रश्न है, एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है तथा अन्य नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ
खुले हो तो खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। नल और टंकी वाले भी काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो भरने वाला 1 घंटे में निकालिएगा कि 1 घंटे में कितना होगा। तो 1/40 भरता है और खाली होता है 1/60। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 - 2/120। इसको आप वैसा सॉल्व भी कर सकते हैं। 60 - 40 होगा 20 और अपॉन आ जाएगा 2400। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 240 कटेगा 120 टाइम। तो यह इस तरह से अगर एग्जाम में बाकी डायरेक्ट ही सॉल्व करिएगा। 1/120 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 120 मिनट भरी टंकी, सॉरी खाली टंकी को भरने का समय है। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। 2 घंटे आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। एक बार फिर से देखिएगा, 1 घंटे में निकाला था अपन ने, तो 1/40 भरने का समय, 1/60 खाली करने का समय। इसे सॉल्व करेंगे आएगा 1/20, जो कि दिया गया था 1 घंटे में। और ये नीचे वाली जो वैल्यू थी यह मिनट को दर्शाती है, जो कि टंकी को भरने का समय था। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो ऑप्शन नंबर ए 2 घंटे इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की एक भुजा का वृत्त की त्रिज्या के अनुपात कितना होगा। क्षेत्रफल दोनों के समान दिए गए हैं। तो सबसे पहले मान लीजिएगा वृत्त की त्रिज्या है r और वर्ग की भुजा है a। अब क्षेत्रफल के फॉर्मूला से आ जाएगा, तो वृत्त का आएगा πr² और ये आ जाएगा a²। ए को इधर भेजेंगे, पाई को इधर भेजेंगे, तो r² अपॉन a², जी स्क्वायर है, बराबर पाई आएगा इस तरफ तो हो जाएगा 1/π। या इन दोनों को अगर पलटेंगे तो आएगा a² अपॉन r²। दोनों साइड अल्टरनेट करना है, तो पाई ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पाई। a² अपॉन r² बराबर पाई, तो a अपॉन r बराबर हो जाएगा √π। और यही आपसे पूछा गया था, a अपॉन r की वैल्यू √π रेशियो 1 आ जाएगा। यहाँ नीचे 1 था ना, 1 रहता है नीचे। √π रेशियो 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अनुपात पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसी तांबे के तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो वह 121 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। या पूछा गया है कितना क्षेत्रफल तार घेरेगा यदि अगर उसे वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले तो निकाल लेते वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग की भुजा होती है √ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है 121, तो भुजा आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब करते हैं वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। तो इसको तो इंटू 4 कर देंगे, तो 11 × 4 बराबर ये हो जाएगा 2πr वृत्त की परिधि। 44 बराबर 2πr। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू r, इस तरफ है 44। अब इसे इस तरफ भेजेंगे तो होगा 44 × 7/2 × 22 बराबर r। ये 44 से 44 कट जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी 7। 22 × 2। अब निकाल लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि होता है πr²। इन सब की वैल्यू रख देते हैं, तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49, ये कट जाएगा। 27 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वृत्त का आ जाएगा क्षेत्रफल, जो कि पूछा गया था। क्षेत्रफल कितना होगा, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
तो दोस्तों ये थी हमारी मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 8वीं क्लास। आशा करता हूं आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आपने इसके पहले की 7 क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, तो वह क्लासेस भी जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मैं बूस्टर क्लास भी डेली अपलोड करता हूं, जिसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर, साइंस एवं जीके जीएस के वन लाइनर टाइप प्रश्न आपसे डिस्कस करता हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप यह बूस्टर क्लासेस भी जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक